लाए तो सब हो गया आप लोग, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों बुक लाए हैं आप लोग, जहां से बोलूंगा वहां तक कंटिन्यू करना चाहिए। अपन स्टार्ट करेंगे थर्ड बुक, पहले निकाल लीजिए थर्ड बुक 2025। हम सिर्फ ना अभी प्रैक्टिकल पे थोड़ी सी बातचीत करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिकल पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप लोग निकाल लो टीएस ग्रेवाल थर्ड बुक, टीएस ग्रेवाल थर्ड बुक एडिशन 2025। घर में आपके पास एनसीईआरटी है, उसको फॉलो करना है। एनसीईआरटी है, फॉलो करना है। अगर एनसीईआरटी नहीं है तो कल मैं एनसीईआरटी के ऊपर जो क्वेश्चन करने हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल फास्ट ट्रैक में कराऊंगा। 2025 में पेज नंबर 1.23 एडिशन 2025 में टीएस ग्रेवाल बुक है, पेज नंबर 1.23। क्लियर है? यहां पे सबसे पहले आपको बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट मालूम होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि याद कर लो, मेन हेडिंग अपन को मालूम होना चाहिए। और उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये क्या है, जो इलस्ट्रेशन 2 में लिखा है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है? इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसमें पहला पॉइंट क्या है? मुंह खोलिए, पहला पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट क्या है? थर्ड क्या है? फोर्थ क्या है? कई बार आपकी किस्मत अच्छी रहेगी तो मेजर हेडिंग पूछ सकता है। आपकी किस्मत अच्छी है, एकदम फास्ट चलूंगा, आपको समझ में आना चाहिए, कहीं कोई कंफ्यूजन है बिल्कुल मैं दूर करूंगा। जो क्वेश्चन कर रहे हैं, शायद मैंने आप लोगों को पेज नंबर के हिसाब से थर्ड बुक और सेकंड बुक का आपको भेज दिया फिर से, ताकि आपको कोई तकलीफ नहीं हो। फिर से पूरा मैंने आपको डाल दिया है। इलस्ट्रेशन 3 में आ जाइए। इसमें क्या बोलता है, शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है? शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है? तो पहला क्या था? दूसरा, तीसरा, उधर बैठ जाइए, वहां पे उधर बैठ जाइए जहां जगह है। इधर आने की जरूरत नहीं है। दोस्ती यारी आज भी नहीं माना, 2 दिन बाद पेपर लिखना है। सो के उठ के आए हो ना? क्या अरे हो गया, यहां तक हो गया बात। इसके बाद देखो थर्ड, यानी मैंने जो टिक कराया है आप लोग मालूम है ना, थर्ड, फिफ्थ, 8th, 9th, 10th, 11th, सब ये क्वेश्चन ठीक है। अब अगर मान लो आपको नॉर्मली कैसे क्वेश्चन 9th नंबर का जो इलिस्ट्रेशन है, 9th नंबर इलिस्ट्रेशन 9, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आने की पूरी संभावना रहती है। क्या लिखना चाह रहा है आशुतोष? पढ़ो जरा जोर से। Under which heads are the following items shown in the balance sheet of a company as per Schedule 3? शेड्यूल 3. पहला पॉइंट क्या लिखा है? पहला क्या लिखा है? अब अगर मान लो हमको नहीं मालूम तो थोड़ा फील करना। मेजर हेडिंग लायबिलिटी की कौन कौन सी थी? पहली कौन सी थी? मेजर हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटी में पहली हेडिंग कौन सी थी? सेकंड कौन सी थी? सेकंड मेजर हेडिंग क्या थी? नॉन करंट लायबिलिटी। थर्ड मेजर हेडिंग, और एसेट्स में मेजर हेडिंग कौन सी थी? पहली। सेकंड कौन सा था? यहां तक ओके हो कि नहीं हो? अब यहां पे आपसे पूछ लिया फोरफिटेड शेयर अकाउंट, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहां जाएगा ये, तो थोड़ा थिंक करोगे। वैसे नॉर्मली रीड किए रहोगे तो आपको पता चल जाएगा कि फोरफिटेड शेयर अकाउंट जो होगा वो किसके अंदर जाएगा? किसके अंदर जाएगा? सोचो, थोड़ा सोच के देखो किससे रिलेटेड है ये? शेयर से। किससे रिलेटेड है? ठीक है, तो ये शेयर कैपिटल के अंदर जाएगा, ये आपको पता चल जाएगा। किसके अंदर जाएगा? आप अगर ऐसा भी लिख दोगे तो रॉन्ग नहीं है। अपन को कोई जरूरी नहीं है कि अकाउंट इज एडेड टू सब्सक्राइब कैपिटल इन द नोट ऑफ अकाउंट ऑन शेयर कैपिटल। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आप शेयर कैपिटल भी लिखते हो तो चेकर आपको मार्क्स दे देगा। क्लियर है? क्या बोला, समझा है? ये कब ऐसा करना है? जब हमको अच्छे से आइडिया नहीं है तो थिंक करके भी हम लिख सकते हैं। सेकंड क्या था बताओ? इसमें क्या है? मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। सेकंड क्या है? मनहूस टाइम नहीं बैठा, मुंह खोलना है अपन को, नहीं तो आलस भरा रहेगा। प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड जो होता है
कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है। क्या है? Contingent liability. अब पूरे एक्सप्लेनेशन आप चाहो तो सिर्फ उसके सामने एरो डाल के लिख दो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। बट अगर ऐसा लिखते हो कि प्रपोज्ड डिविडेंड इज सोन इन कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी इन द नोट टू अकाउंट, तो अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप अनकंफर्टेबल हो तो क्या लिख सकते हो, ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है। क्लियर है यहां तक बातें? थर्ड में अपन देखते हैं क्या था अपना थर्ड, बताओ ये किसके अंदर आता है? किसके अंदर आता है? करेंट लायबिलिटी। आपका चैप्टर क्लोज। क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो मैंने इसमें जो जो क्वेश्चन करने हैं, थीम समझ गए कैसे क्या लिखना है? फोर्थ भी एक बार देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। मैंने बोला था इलिस्ट्रेशन 9 टीएस ग्रेवाल पेज नंबर 1.25, इस टाइप के क्वेश्चन ही बोर्ड में आने की प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। फोर्थ था एरियर्स ऑफ फिक्स्ड क्युमुलेटिव डिविडेंड। क्या है? एरियर्स ऑफ फिक्स्ड क्युमुलेटिव डिविडेंड। अब इसको देखना, ये इसको अंडरलाइन कर लो, इसको अक्सर बच्चे गलत बनाते हैं। एरियर्स ऑफ फिक्स्ड क्युमुलेटिव डिविडेंड, जो लोग ऑनलाइन है वीडियो ऑन कर ले या छोड़ के जा सकते हैं। जो बच्चा 20 तारीख को भी सीरियस नहीं है वो बच्चा सीरियस नहीं है। आप छोड़ के, जो ऑनलाइन है वीडियो ऑन करें, वरना लेफ्ट कर जाएं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उसे रिमूव करूं। ओके, एरियर्स ऑफ फिक्स्ड क्युमुलेटिव डिविडेंड क्या है? एरियर्स ऑफ फिक्स्ड क्युमुलेटिव डिविडेंड क्या है? क्या है? बस कंफर्म। और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी नोट टू अकाउंट के रूप में लिखा जाता है। अगर नहीं भी लिखते हो, सिर्फ इतना ही लिख देते हो कि ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, तो आपको मार्क्स मिलेगा। क्या बोला, समझ में आई बात की नहीं आई? उसी नीचे होगा इलिस्ट्रेशन 10, ये इंपॉर्टेंट के अंदर है। इलिस्ट्रेशन 10 इंपॉर्टेंट के अंदर है। इलिस्ट्रेशन 11 टू गुड, इलिस्ट्रेशन 12 ऑलरेडी ठीक है पूरे क्वेश्चन। अब आप लोगों को चांस मैं ये देता हूं कि इस चैप्टर में क्या चीज ऐसा है जो पूछने की आप इच्छा रखते हैं, कोई भी डाउट है किसी को भी? वैसे मैंने आपको पूरा टिक करा दिया था, भेज दिया है मैंने आपको, आपके ग्रुप में भेज दिया। मैंने कोशिश किया कि बेस्ट करूं। हाँ बोलो जी, क्या बोलना चाह रहे हो? तो ये जो जैसे अपना एरियर ऑफ फिक्स्ड क्युमुलेटिव डिविडेंड है, तो ये कंटीजेंट लायबिलिटी है, लेकिन उसमें मेजर हेड और सब हेड पूछेगा, तो दूसरा हेड नहीं। देखो, आपको रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में ऐसा पूछेगा, मेजर हेड और सब। मेजर हेड और सब हेड जो होगा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में पूछेगा। जैसे इसी क्वेश्चन में हम आते हैं, क्या पूछता है देखो, अंडर विच हेड आर द फॉलोइंग आइटम सोन इन द बैलेंस शीट। अब आ जाओ उसके नीचे जो है मेजर हेड और सब हेड वाले भी जो बात है, इलिस्ट्रेशन 10 दिख रहा है। अंडर विच मेन हेड एंड सब हेड ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी, क्या लिखता है? इक्विटी एंड लायबिलिटी आर द फॉलोइंग आइटम सोन इन द कंपनी बैलेंस शीट। बट इस तरीके से पूछने की संभावना या प्रोबेबिलिटी आपकी एकदम कम है। बट अगर पूछता है तो मैंने बड़े सुंदर तरीके से, आप देखो इलिस्ट्रेशन 10, 11 और 12 को टिक कराया है, इसमें आपका 99% कवर हो जाएगा। 10, 11, 12 को अच्छे से, मैंने जितने क्वेश्चन आपको टिक कराए हैं या बताए हैं उसको अच्छे से कर लो तो मोर देन इनफ बोर्ड के लिए, उससे ज्यादा कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहां तक? मैंने अभी कल सेलेक्ट करके आप लोग को ग्रुप में भी भेजा, सब चीज वो कट करके भेजा हूं हर जगह का, और नंबरिंग करके, पेज नंबर लिख के, एडिशन लिख के, सब कुछ लिख, उसको चेक करो। चलिए आगे बोलिए, इसमें कहीं कुछ, इस चैप्टर में कहीं कुछ भी? इलिस्ट्रेशन 22 टीएस ग्रेवाल 2025 एडिशन, पेज नंबर 1.36, इलिस्ट्रेशन 22। कैसा क्वेश्चन है सर? एग्जामिनेशन में आने लायक है, बोर्ड में आ सकता है, 100% आ सकता है। और आपको टिक कराया गया है? हाँ, टिक नहीं किया है आपने। आपको ग्रुप में देखो, निकालो जरा, देखो आपको जो ग्रुप भेजा गया उसमें देखो लिखा होगा पेज नंबर 1.36 इलिस्ट्रेशन 22 करना है। 15 नंबर का क्वेश्चन टिक कराया गया होगा शायद। देखिए
क्या क्या टिक कराया गया है इसको देख लीजिए। आप चाहेंगे तो इसको, मैं कोशिश कर रहा हूं कि पूरी चीज रिकॉर्डिंग में रहते उसमें भी आप डाल सकते हैं, है ठीक है, ओके समझ गया। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं, फिर से वही आ जाएगा। फर्नीचर एंड फिक्चर्स किसमें आता है? नॉन करेंट लायबिलिटी में आता है, ठीक है, किसमें आता है? अब सब हेडिंग भी पूछा है, तो इस क्वेश्चन में तो मैंने बोला ही है कि आपको करना पड़ेगा। तो जितने क्वेश्चन मैंने कराया है वो आपके बोर्ड के लिए इनफ होगा। चले आगे बढ़े, मूव करें, मुंह खोलना पड़ेगा, आगे बढ़े। क्या बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करते करते कौन सा पेपर भी हुआ है? पी हुआ है ना सर? पी भी नहीं हुआ है? पी कब था? 18 को। इंग्लिश कुछ भी नहीं हुआ है, तो पहला पेपर अकाउंट ही लिख रहे हैं। तो पहली बार ऐसा लग रहा है कि सीबीएसई ने बड़ा अच्छा काम किया है। एम्प्लॉय अर्न, अंडरलाइन करो, एम्प्लॉय अर्न, नहीं जोर से बोलिए, क्या लिखता है? अब थिंक करो, मुझे नहीं मालूम कि क्या आने वाला है, कहां आने वाला है, क्या होने वाला है। तो ये कहीं से कैपिटल लग रहा है क्या? ये कहीं से फील हो रहा है कि ये कैपिटल है? नहीं ना, ठीक। कहीं से फील हो रहा है क्या कि ये फिक्स्ड एसेट्स है? ये पकड़ने का तरीका है, और इस तरीके से पकड़ोगे तो लास्ट में जाके पकड़ लोगे कि ये नॉन करेंट लायबिलिटी है ना? नॉन करेंट लायबिलिटी है कि नहीं है? बस। और लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट की बात है तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन, एक बार रीड कर लोगे तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। नॉन करेंट लायबिलिटी है, और किसके अंदर आएगा? ये प्रोविजन के अंदर। क्यों आएगा? तो फिर से पढ़ना, एम्प्लॉय ऑन लीव पेबल ऑन रिटायरमेंट। अच्छा, एम्प्लॉय ऑन लीव पेबल ऑन रिटायरमेंट क्या है साला ये यार? थोड़ी देर से बातचीत कर लेंगे, ये है क्या? थोड़ी देर बातचीत करोगे तो आप पकड़ लोगे पार्ट। एम्प्लॉय ऑन लीव, यानी एम्प्लॉय को छुट्टी मिलती होगी, उसको बचा के रिटायरमेंट के समय बेचेगा, बरोबर है? उसको बचा के रिटायरमेंट के समय बेचेगा, ये सुविधाएं मिलती हैं। अर्न लीव सेल होता है, तो रिटायरमेंट के समय वो क्या करेगा? जैसे मान लीजिए ये मेरे यहाँ एम्प्लॉय हैं मिस्टर सनी, वैसे इनका नाम मैं कर लेना चाहता था, तो मिस्टर सनी मेरे यहाँ एम्प्लॉय हैं, मैं इनको साल में 1 महीने की छुट्टी देता हूँ। ये साल में सिर्फ 15 दिन लेते हैं, 15 दिन बचाते जाते हैं। तो मेरी कंपनी में हो सकता है ये फैसिलिटी हो कि जब आप रिटायर होगे तो जितनी छुट्टी बचाए हो वो पूरी छुट्टी के बदले में आपको पैसा मिलेगा। तो क्या हो गया? नॉन करेंट लायबिलिटी हो गया, बाद में देना है, जब ये डोकरा होगा तब। कितनी उम्र है? 17। अच्छा ठीक, तो ये जब डोकरा होगा तब मेरे को देना है इसको पैसा, जब डोकरा होगा तभी देना है ना, ठीक। तो अर्न लीव का पैसा मेरे लिए क्या हो गया? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गया। लेकिन उस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के लिए मैं क्या बना रहा हूं अभी? प्रोविजन। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के लिए क्या बना रहा हूं? प्रोविजन, कि भविष्य में देना है। अब भूलोगे क्या? कभी जिंदगी में? तो इस ये ट्रिक है, उसके साथ बातचीत करो। सेकंड क्या था बेटा? पढ़ दो। एम्प्लॉयज अर्न लीव एंड कैशेबल, अंडरलाइन करो इसको। एम्प्लॉय अर्न लीव इन कैशेबल, क्या? कैशेबल मतलब तुरंत बेच सकते हो, तुरंत बेच देंगे, ठीक। कैसे? तुरंत इस महीने का बचाए हैं, बेचो, साले को अगले महीने, या हर साल का हर साल में बेचो, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए? करंट लायबिलिटी हो जाएगा। अब इसके लिए कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत है क्या? लॉन्ग टर्म प्रोविजन बनेगा क्या? शॉर्ट टर्म प्रोविजन बनेगा, याद रहेगा? ओके, चले मूव करें। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, जो क्वेश्चन आपको टिक कराए गए हैं, अब अच्छे से देख लेंगे, आज देख लेंगे। अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम होगा तो कल फर्स्ट हाफ एन आवर इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। आ जाइए सेकंड, कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कॉमन साइज बैलेंस शीट, ये बात है। पेज नंबर 3.7 टीएस ग्रेवाल 2025 एडिशन। एनसीईआरटी भी हमको देखना है, बट यहां पे आ जाते हैं। इससे नहीं कवर होगा क्या सर? बिल्कुल मैक्सिमम चीजें कवर की जा रही हैं, थोड़ा सा लेकिन 4 दिन आपको पढ़ना होगा, इसलिए 12 दिन की छुट्टी दिलवाएगा, ठीक है। चलो पेज नंबर 3.7
पेज नंबर 3 लेफ्ट साइड में देखो बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट दिख रहा है। लेफ्ट साइड में देखो बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट दिख रहा है। लेफ्ट साइड में देखो बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट दिख रहा है। दिखा क्या आपको? दिखा? मुंह खोले। अगले दिन में गूंगे पैदा हो गए। सरदार जी आपका मुंह खुले से नहीं रहा है, नींद आ रही है? चलो खड़े हो, सब खड़े, सब खड़े, सब खड़े, सब खड़े, सब खड़े, ठीक है। और जोर जोर से क्लैपिंग कर दो। इसमें भी आ रहा है कुछ पीछे ना बुढ़े लोग जो है 17 ईयर वाले, जोर से ताली बजा भाई। क्लैपिंग मैच करा सकते हो ना, जब क्लैपिंग मैच करा सकते हो तो पढ़ाई भी मैच हो जाएगा। आ जाओ इलिस्ट्रेशन 1, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लेकिन उसके पहले लेफ्ट साइड में एक फॉर्मेट है जो बार बार बोलता हूं, जब जब चांस मिले फॉर्मेट को पढ़ना है। फॉर्मेट में एक पहला पॉइंट क्या लिखता है? इक्विटी एंड, तो मेजर हेडिंग पढ़ते हैं पहले। सबसे पहला कौन है? पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? अब इतना ठंडा बोलोगे तो मैं भी ठंडा बोलता हूँ। हाँ चलिए, पहला। दूसरा कौन सा है? और तीसरा? अब इसके बाद जो अंदर दिया होगा शेयर होल्डर फंड के अंदर रीड कर लेना। क्या करोगे? रीड। तो क्या क्या है? शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, शेयर कैपिटल में इक्विटी और प्रेफरेंस है। रीड करना। रीड करते समय कॉन्सेंट्रेट होके धीरे धीरे पढ़ना, मामला क्लियर। याद करने को नहीं बोल रहा हूं मैं कि रट रहे हैं, शेयर कैपिटल से रटना नहीं है, ठीक। चलिए, अब इससे आपको आसान ये होगा कि जैसे इलिस्ट्रेशन 1 जैसा क्वेश्चन जब आप करेंगे तो पहले पूरी मेजर हेडिंग लिख लीजिए, फॉर्मेट देख लीजिए। पहले है पर्टिकुलर, फिर क्या है? प्रीवियस ईयर, फिर क्या है? करंट ईयर है। पहला प्रीवियस ईयर, फिर करंट ईयर, फिर क्या है? इंक्रीज डिक्रीज, यही है। अगला क्या है? परसेंटेज है। अगला क्या है? पहले लिखना है हमको प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर यानी जो पहला ईयर होगा 2024 और दूसरा ईयर कौन सा है? 2025। तो हमको क्या करना है ना, अमाउंट को शिफ्ट करना है। क्वेश्चन में उल्टा लिखा है, अमाउंट को शिफ्ट करना है। क्वेश्चन में उल्टा लिखा है बट प्राचीस ऑनलाइन है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना है, कई बार में क्वेश्चन सीधा सीधा दिया रहता है, उसको ही बच्चे उल्टा कर लेते हैं, ठीक। तो प्रीवियस ईयर पहले लिखते हैं, इसके बाद करंट ईयर। इसका इंक्रीज होगा तो इंक्रीज, और बेस के साथ परसेंट निकालना है। किसके साथ परसेंट निकालना है? बेस यानी कि प्रीवियस ईयर के साथ परसेंटेज निकालना है। तो आ जाओ, इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड है, उसमें शेयर कैपिटल आएगा कि नहीं आएगा? शेयर कैपिटल आएगा कि नहीं आएगा? लिख लेना। कितना है? 25 लाख। 25 लाख। कोई इंक्रीज हुआ क्या? कुछ भी हुआ? रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? इस साल कितना हो गया? इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? जब डिक्रीज हुआ तो ब्रैकेट में लिखना, माइनस का फिगर ब्रैकेट में। कितना माइनस में है? परसेंटेज निकाल लेना। नॉन करंट लायबिलिटी में कौन आ रहा है? लॉन्ग टर्म। प्रीवियस ईयर कितना था? अभी कितना है? कितना इंक्रीज हुआ? 1 लाख परसेंटेज में निकाल लेना। अगला कौन सा है? कितना था प्रीवियस ईयर? 4। इस साल कितना है? 5। कितना बढ़ गया? परसेंटेज निकाल लेना। क्लियर है? एसेट्स में आ जाते हैं हम लोग। पहला है नॉन करंट एसेट, दूसरा है करंट एसेट। क्लियर है जी? तो नॉन करंट एसेट्स में सबसे प्लांट एंड इक्विपमेंट है। कितना कितना है? 25 लाख। 35 लाख। इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? कितना? नेक्स्ट कौन सा है? इन्वेस्टमेंट। क्या है? और उसमें लिखा हुआ है नॉन करंट। क्या लिखा हुआ है? करंट लिखता तो गड़बड़ हो जाता, फिर वो करंट में चले जाता। यहाँ कितना कितना है? 15 लाख और 10,50,000। इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? कितना डिक्रीज हुआ? मेरी बात आप पूरी तरीके से समझ चुके हैं? क्लियर? सेम आ जाइए इलिस्ट्रेशन 2 को देखिए। सेम आ जाइए इलिस्ट्रेशन 2 को देखिए। दिखा आपको? दिखा?
अब सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन दिया है सेम टू सेम उसको सॉल्यूशन में छाप देना है। जो भी क्वेश्चन दिया है उसको सेम टू सेम छाप देना है। जो भी आपको क्वेश्चन दिया है सॉल्यूशन में सेम टू सेम आपको छाप देना है। ठीक है जी, बोलिए। हाँ, नहीं देंगे अभी रजिस्टर, थोड़ी देर बाद देंगे, है ना। चलिए आइए, जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ देख लो जरा। इलिस्ट्रेशन 2 में देखिए, इक्विटी एंड लायबिलिटी वाले में देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन कॉपी करना है। क्या करना है? सेम टू सेम, बट ईयर ध्यान रखना है। ईयर अगर मान लो पहले 25 और फिर 24 दिया तो उसको सीधा कर लेना। पहले 24 आएगा, फिर क्या आएगा? 25। क्लियर है? इसके बाद आप डिफरेंस निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। ये क्या था? क्या था? क्या था? कंपैरेटिव बैलेंस शीट में कंपेयर करते हैं कि पिछले साल क्या और इस साल क्या डिफरेंस कितना। पिछले साल तेरा वजन 50 किलो था, इस साल 60 किलो हो गया, कितना बढ़ गया? ये देखिए, पिछले साल 50 किलो था, इस साल तो 28 किलो का हो गया, कितना कम हो गया? कुछ लोग का 12 कम हो रहा है, कुछ लोग का 22 कम हो रहा है ना। तो ये माइनस करने आना चाहिए, इसको मैं मदद नहीं कर पाऊंगा माइनस प्लस में। ठीक है, तो इलिस्ट्रेशन 2। अब जैसे घर में जब आप कंपैरेटिव बैलेंस शीट पढ़ोगे ना, इसके बाद सीधे कॉमन साइज बैलेंस शीट पढ़ना। क्या पढ़ना? ऐसा नहीं पढ़ना कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट नहीं। कंपैरेटिव बैलेंस शीट पढ़िए। अब क्या पढ़ोगे घर में? कॉमन साइज। कॉमन साइज में हम टोटल एसेट्स के साथ या टोटल लायबिलिटी दोनों इक्वल होता है, उस पर्टिकुलर ईयर का परसेंटेज निकालते। कॉमन साइज बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, जो टोटल एसेट्स होता है, चलिए हम आपको बता भी दे रहे हैं कि कहां पे है। आ जाइए, इलिस्ट्रेशन पेज नंबर निकाल लीजिए, पेज नंबर 3.19। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, टीएस ग्रेवाल न्यू बुक एडिशन 2025। अभी जो हम पढ़ रहे हैं क्लासरूम में टीएस ग्रेवाल से पढ़ रहे हैं, और नहीं तो ऑनलाइन भी बुक मिली जाएगी, आजकल तो मिल ही जाता है। क्यों जी? चलिए, पेज नंबर 3.19। अब इस क्वेश्चन को देखो, पूरी बैलेंस शीट बनी है? मनहूस हो बनी है? सीधे हम क्या करेंगे, इसका कॉपी। क्या करेंगे? कॉपी। हाँ, खड़े जानना। कॉपी करते समय क्या ध्यान रखेंगे? कौन हंस रहे हो ना, तुम्हारे बाजू में देख लो। हाँ, कॉपी करते समय क्या करेंगे बाबू? सर ध्यान रखेंगे प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। सबसे पहला ध्यान रखेंगे प्रीवियस ईयर और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग कंपैरेटिव अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कॉमन साइज। इसलिए मोबाइल थोड़ा कम देखो रे, मोबाइल थोड़ा कम। लेटेस्ट कौन सी रील फेमस है? जेई वाली, है ना? जेई वाली फेमस। रिजल्ट आया क्या जेई का? हाँ, तो फर्स्ट इंडिया में फर्स्ट कौन आया? ये नहीं मालूम तो क्या देखते हो बताओ। खैर बैठ जाओ। यहाँ पर इनका कहना ये है, देखो ये इनको तो क्वेश्चन भी वैसे देना चाहिए, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। ये देते कैसे? करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। तो जब कभी आदमी कंपेयर करता है ना, जब कभी कंपेयर करता है तो पिछले साल से कंपेयर करता है। ये कंपेयर में बात आ गई, ठीक है, किसमें बात आ गई? कंपेयर में। अब कॉमन साइज में आते हैं, किसमें आते हैं? तो कॉमन साइज में हम ये देखना चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर मेरा फिक्स्ड एसेट्स, टोटल एसेट्स का कितना परसेंट था, और इस साल मेरा फिक्स्ड एसेट्स, टोटल एसेट्स का कितना परसेंट। अंडरस्टूड? क्या बोला? चार समझ में आएगा? तो वो सीधा पड़ता है, इसलिए अगर चाहे तो जैसा है वैसा भी निकाल दे तो गलत नहीं है, बट जो पैटर्न है उस पैटर्न को हमको लेके चलना है। बात वही है, मोजा पहले इस लेफ्ट वाले पैर का पहनो चाहे राइट वाले पहनो, दोनों पहनोगे कि नहीं? एक ही पहन के निकल जाओगे? दोनों पहन कर। कई जन नहाते हैं सर से नहाते हैं, कई जन पैर से नहाते हैं। एक लोटा पानी उठा के डायरेक्ट सर पे डालते हैं कई जन, और कई जन पहले पैर से स्टार्ट होते हैं, एट लास्ट नहा के निकलते हैं, एक्सेप्ट उनको छोड़ के। तो सर पैर में ही डाल करके सोच लेते नहा लिया। क्यों जी? चल चले आगे बढ़े।
यहां आ जाओ, इलिस्ट्रेशन 11 देखो, कॉमन साइज में सीधे क्वेश्चन हमने कॉपी कर दिया, बस ईयर चेंज कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, सीधे 80 लाख को उठाएंगे। किसको उठाएंगे? और प्रीवियस ईयर में उठाओगे किसको उठाओगे? 50 लाख के साथ 15 लाख का परसेंट, 50 लाख के साथ 5 लाख का परसेंट, 50 लाख के साथ 20 लाख का परसेंट, 50 लाख के साथ 10 लाख का परसेंट, और फिर 30 लाख का परसेंट, और फिर 20 लाख का परसेंट। देखो निकाला होगा परसेंटेज। क्लियर? सेकेंड ईयर में भी देखो परसेंटेज निकाला होगा, निकाला है? देख लो 80 लाख के साथ। तो मेहिका जी ये जो परसेंटेज निकाला है, थोड़ी देर पहले आशुतोष एक क्वेश्चन कर रहा था, तो मेहिका मैं ये बताना चाहूंगा, पिछले साल देखो क्या है कि रियल लाइफ में क्यों बनाते हैं। पिछले साल हमारे टोटल एसेट्स का कितना परसेंट था इक्विटी कैपिटल? टोटल एसेट्स का कितना परसेंट था? हाँ जा ऊपर, कितना परसेंट था? पिछले साल हमारे टोटल एसेट्स का इक्विटी कैपिटल 30% था। कितना परसेंट था? 30%। इस साल हमारा टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटी का कितना परसेंट है? 37.5। तो हमारा कैपिटल क्या हुआ है? इंक्रीज। हमारा कैपिटल क्या इंक्रीज हुआ है? सेकंड देख लो, अभी आशुतोष की बात तुम्हारी क्लियर हो गई। लेकिन नॉन करेंट लायबिलिटी देखो, पिछले साल 40% थी। नॉन करेंट लायबिलिटी पिछले साल कितनी थी? 40%। अभी इस साल कितनी हो गई? 25%। ये अच्छी बात है कि बुरी बात? अच्छी बात है कि बुरी बात? अच्छी बात। हम अपनी कंपनी अपनी लायबिलिटी को कम करने में सक्सेस है। क्या बोला, समझ में आई बात? समझ गए हो कि नहीं समझे? यहां तक समझ गए? कहीं कोई तकलीफ यहां तक? किसी भी तरह का कोई तकलीफ है तो बात करो। ओके, चलो आगे बढ़ो। ऐसे ही जस्ट उसके बाद 12th नंबर का क्वेश्चन होगा, उसको टिक करके आईएमपी लिख लेना। आईएमपी लिख लेना। क्लियर है? वैसे हर चीज आईएमपी है, लेकिन फिर भी आ जाओ पेज नंबर 3.10। आ जाओ पेज नंबर 3.10, टीएस ग्रेवाल 2025 एडिशन। एनसीईआरटी भी हम देखेंगे। पेज नंबर 3.10 आ गए? ये है हमारा इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट। किसका फॉर्मेट है? इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले लिखा जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या लिखा जाता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या लिखते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यानी सेल्स को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सेल्स। यानी नेट सेल को बोलते हैं। सेल्स में सेल्स रिटर्न माइनस कर लो, नेट सेल आ जाएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया। उसमें क्या प्लस किया है? देखो क्या प्लस किया है? क्या आ गया? फिर एक्सपेंसेस लिखा है, फिर टोटल एक्सपेंसेस आया। टोटल रेवेन्यू में टोटल एक्सपेंसेस माइनस किया तो आपका आया पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आया? पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर क्या माइनस किया उसमें? इनकम टैक्स। तो कौन आया? पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बस आप आ जाओ इलिस्ट्रेशन 3 में। आ गए? यहां फिर आप ध्यान रखिएगा, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में कंपेयर करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे और परसेंटेज। तो सबसे पहला आप शुरू का 2 कॉलम बनाइएगा। सबसे फर्स्ट जब भी बनाइएगा शुरू का 2 कॉलम, आई मीन पर्टिकुलर वाला, प्रीवियस ईयर वाला, करंट ईयर वाला। और सबसे पहले क्या लिखेंगे बाबू? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर उसमें क्या ऐड करेंगे? फिर उसमें क्या माइनस होगा? क्या आएगा? यहां तक बात समझ आ गई? तो शुरू के 2 कॉलम मतलब पर्टिकुलर और अमाउंट का कॉलम बन गया। बाद में डिफरेंस निकालना, परसेंटेज निकालना, बाद में डिफरेंस निकालना और कोई बात नहीं। नेक्स्ट वाला भी एक तो देख लो, जस्ट उसके आगे जो दिया है क्या लिखा है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम, दोनों को क्या करेंगे? प्लस। सुनो, पॉइंट वाइज नहीं करना, प्रीवियस ईयर लिखे, ये लिखे, डिफरेंस निकाल रहे, परसेंट निकाल रहे, ऐसा नहीं करना। पहले क्या करना, ये पूरा पर्टिकुलर वाला पार्ट, फर्स्ट कॉलम का पार्ट, सेकंड कॉलम का पार्ट बना लेना, फिर डिफरेंस निकाल के क्या निकालना? कब किसमें करते हैं हम लोग? कंपैरेटिव में। किसमें करते हैं? अरे पिछले साल तो क्या था, इस साल तो क्या है, उसको बोलते हैं कंपैरेटिव, कंपेयर करना। कॉमन साइड खुद का खुद में कंपेयर। मैं टोटल इतने का था, उसमें मुंडी इतने की है, समझ गए बात ना? हाथ इतने का है
और गुड़ तो है ही नहीं। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, कहां तक थे हम लोग? फोर्थ। तो सबसे पहला क्या आ गया? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, अदर इनकम आ गया। आगे बोलता है एक्सपेंसेस कितना है? 50%। किसका रे? तो 50% निकाल लेना, यानी 4 लाख का 50%, 2 लाख और 3 लाख का 50%, 150। आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स कितना है रे? कितना है? 40% निकाल लेना, टैक्स आ गया। अब आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या बोला? समझ में आई बात की नहीं आई? ये क्या था? ये कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। क्या था? कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? अब आते हैं हम लोग कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में। अब आएंगे हम लोग कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। किसमें आ जाओगे? कॉमन साइज, पेज नंबर 3.23, पेज 3.23, कॉमन साइज इलिस्ट्रेशन 14। टू गुड, बेहद इंपॉर्टेंट। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सब कुछ है लेकिन उसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉल्व करते समय है। अंबिकापुर खड़े सॉल्व करेंगे तो क्या क्या ध्यान रखेंगे हम लोग? सबसे पहले क्या बनाएंगे? हाँ, करेंट। इतना दूर तक जब क्वेश्चन बन जाएगा, आई मीन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम आ गया, टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, आ गया अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स माइनस होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये शुरू का 2 कॉलम बन जाएगा। डिफरेंस निकाल के परसेंट निकालेंगे तो कंपैरेटिव, और सेल्स के साथ सबका परसेंट निकाल दोगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ अगर सबका परसेंटेज निकाल देते हो तो आपका हो जाएगा कॉमन साइज। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, फिर अदर इनकम, बैठ जाओ, अदर इनकम है, प्लस कर दिए, टोटल रेवेन्यू आ गया, एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, टैक्स माइनस कर दिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100 मानना और उसके साथ सबका परसेंटेज निकाल देना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100 मानोगे और सबका परसेंटेज निकाल दो। क्या बोला? समझ में आई बात?